नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है स्टडी फॉर जुडिशरी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं 2016 में जो लॉ का पेपर था उत्तर प्रदेश का, ठीक है, यूपीजे का 2016 का क्वेश्चन पेपर है। विधि का 150 क्वेश्चन है इसमें। लॉ से संबंधित जितने भी क्वेश्चन इसमें आए थे वो हम इस वीडियो में देख लेते हैं। आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है वीडियो, इसलिए क्योंकि आपको क्वेश्चन पेपर देख के ये अंदाज़ा हो जाएगा कि क्वेश्चन पेपर किस टाइप का यूपी में आता है। ठीक है, 150 क्वेश्चन आते हैं यूपी में विधि के, और जीएस का क्वेश्चन पेपर भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। हो सकता है 1-2 दिन में आपको उसकी वीडियो मिल जाए, जनरल नॉलेज वाली 150 क्वेश्चन जो उसमें आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 2016 का क्वेश्चन पेपर यूपी जे का। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आया था, कुछ समाजों या समुदायों का विशिष्ट लक्षण है कि वे विधि का विकास परिकल्पना, साम्य या विधान के माध्यम से करते हैं। यह कथन किससे संबंधित था? तो ये था प्रगतिशील समाजों से। फ्रेंड, जल्दी हम इसको कवर कर लेते हैं, 150 क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो ये जो कथन था ये था प्रगतिशील समाजों से। इसका आंसर सी था। मतलब अब तो ये एग्जाम हो चुका है तो अब तो आपके लिए प्रेजेंट की बात हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा वैध प्रथा का आधारभूत तत्व नहीं है? तो वो था अनिश्चितता, ऑप्शन सी। थर्ड क्वेश्चन आया था, निर्वाचन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा न्यायालय कानून का अर्थ उस अधिकृत प्रारूप के माध्यम से निश्चित करने का प्रयास करते हैं जिसमें वह व्यक्त किया गया है। यह कथन किसका था? तो ये था सामंत का। फ्रेंड्स, मैंने आपको सिलेबस ऑलरेडी एक वीडियो में अपलोड कर दी है आप लोगों के लिए, आप उसमें देख सकते हैं यूपी का सिलेबस क्या है। ठीक है, आपको ये पता लग जाएगा कि यूपी के एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से विधि शास्त्री ने इस बात पर जोर दिया कि हम किसी वस्तु को तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि हम यह ना जान लें कि वह क्या करती है। तो ये कथन था रास्को पाउंड का, ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र अधिकार जो मनुष्य का हो सकता है वह सदैव अपने कर्तव्य को करने का अधिकार है। यह कथन किसका था? तो ड्यूगिट का कथन था ये। देख कितने क्वेश्चन आए इस टाइप से कि ये कथन किसका था, तो आप इस चीज़ पे ध्यान रखना। वीडियो में वैसे आप लोगों के लिए बना दूंगी जब यूपी में जज के पोस्ट लास्ट, मतलब जब फाइनल नोटिफिकेशन आ जाएगा कि पोस्ट आ रही है। देखो, आनी तो है, आ जानी चाहिए थी सब तक, लेकिन नहीं आ पाई। हो सकता है 2018 में अब ये आ जाए, तो आपको तैयारी तो पहले से ही करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विधि शास्त्र मानवीय एवं दैविक चीज़ों का ज्ञान है, न्याय व अज्ञान का विज्ञान, न्याय व अन्याय का विज्ञान है। विधिशास्त्र मानवीय एवं दैविक चीज़ों का ज्ञान है, न्याय और अन्याय का विज्ञान है। यह कथन किसका था? तो अल्पियन का। ठीक है, अल्पियन का ये कथन था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन निगमित व्यक्ति का सिद्धांत नहीं है? तो इच्छा का सिद्धांत, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, दंड के निम्नलिखित सिद्धांतों में किसके द्वारा यह आशयित है कि अपराध एक बीमारी है तथा दंड का लक्ष्य बीमारी का निदान करना है? इसका आंसर था सुधारात्मक सिद्धांत। ठीक है, इसका आंसर हो सुधारात्मक सिद्धांत। अगला है, निम्नलिखित में से कौन विधिक व्यक्ति नहीं है? तो मस्जिद विधिक व्यक्ति नहीं है। अगला है, न्यायिक पूर्व निर्णय के घोषणात्मक सिद्धांत का निम्नलिखित में से मुख्य प्रणेता कौन होता है? वो है ब्लैकस्टोन। अब कौन है? वो है ब्लैकस्टोन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विधिक अधिकार का सिद्धांत है? तो हित सिद्धांत, ये विधिक अधिकार का एक सिद्धांत है। अगला है, थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन पुस्तक लिखी है ये जेरेमी बेंथम ने। थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन पुस्तक लिखी है जेरेमी बेंथम ने। अगला है, अब प्रकृति विधि निरपेक्ष के रूप में नहीं समझी जाती है अपितु सापेक्ष के रूप में समझी जाती है। यह प्रकृति विधि प्रवर्तनीय अंतर्वस्तु के साथ है। यह विचार विशेष रूप से संबंधित है स्टेमलर से ये कथन जो है संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे न्याय के 2 भागों वितरणात्मक न्याय तथा सुधारात्मक न्याय में विभाजित किया? तो अरस्तु ने। निम्न में से किसने न्याय को 2 भागों वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय में विभाजित किया था? ये अरस्तु ने, ऑप्शन बी। अगला है, क्या एक राजस्व अधिकारी राजस्व की बकाया धनराशि को यह पर देने को यह को विवश करने के लिए उसे यातना देता है? क्या भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्न किस धारा में के लिए दोषी है? तो वह है धारा 330। डायरेक्ट धारा से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला है, स्वामित्व किसी पदार्थ पर संपूर्ण रूप से नियंत्रण है, यह परिभाषा किसने दी है? तो हॉलैंड ने। देखिए कितने क्वेश्चंस डायरेक्ट कुछ पूछे जा रहे हैं परिभाषाओं से ही कि कथन किसका था, ये परिभाषा किसकी है।
अगला है, यदि अभियुक्त किसी मामले में 1 वर्ष से अधिक समय की सज़ा से दंडित किया जाता है तो एकांतवास की सज़ा अधिक नहीं होगी 3 मास से। ठीक है, 3 मास से अधिक सज़ा नहीं होगी। अगला है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 99 के अंतर्गत अधिरोपित प्रतिबंधों के अधीन उन मामलों में जहां हमला, मृत्यु या घोर उपति कारित किए जाने की युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न करता है वहां व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन में स्वेच्छा मृत्यु कारित करने तक की है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का षड्यंत्र का दंड भारतीय दंड संहिता 1860 में निम्नलिखित में से किस धारा में है? तो धारा 121 कै। ठीक है, धारा 121 कैडेट धारा से क्वेश्चन है। अगला है, कै खे को गै पर हमला करने को दुष्प्रेरित करता है, खे गै की हत्या कर देता है। तो आंसर क्या होगा इसमें से? वो होगा ए, कै गै पर हमला करने के दुष्प्रेरण का उत्तरदायी है। अगला, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 65 के अंतर्गत अर्थदंड अदा न करने का कारागार की सज़ा रहेगी, वह रहेगी अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सज़ा की 1/4 तक। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्न में से किस धारा में धर्म, मूलवंश, जन्मस्थल, निवास स्थल, भाषा इत्यादि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्ण और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना अपराध बताया गया? तो धारा 153 कै। अगला है, भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्न धाराओं में किस धारा में मां के उदर पर शिशु की हत्या कारित करना मानववध नहीं है? तो धारा 299 के स्पष्टीकरण तीसरे के अनुसार भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्न धाराओं में से किस धारा में मां के उदर में शिशु की हत्या कारित करना मानववध नहीं है? धारा 299 का स्पष्टीकरण 3 के अनुसार। अगला है, भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्न किस धारा में उद्यापन कारित करने के लिए व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपति कारित करने के भय से डालना दंडनीय है? धारा 386 में। अगला है 25वां, कै सद्भाव से कै सद्भाव से यै की संपत्ति को अपना समझकर कै के कब्जे में ले लेता है, कै दोषी है, इसने कोई अपराध नहीं किया? ऑप्शन डी। अगला है 26, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 511 निम्न किस पर लागू नहीं होती है? ये तो बलवा के प्रयास के लिए, चोरी के प्रयास के लिए, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के प्रयास से या दंगों के प्रयास से। स्टार बना हुआ है, इसका आंसर इसमें स्टार बना हुआ था, मतलब इसका कोई एक्यूरेट आंसर नहीं पता था। आपको पता तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, इसका आंसर बता दीजिएगा। कोई सही आंसर नहीं लग पाया, इसके 2 आंसर हो सकते हैं। नेक्स्ट है 27वां, कै खे और घै की हत्या के लिए दुष्प्रेरित है। कै खे और घै की हत्या के लिए दुष्प्रेरित है। घै दुष्प्रेरण के अनुसार घै को छुरा भोंक देता है, घै घाव से स्वस्थ हो जाता है। इस मामले में कै घै की हत्या के दुष्प्रेरण के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, मृत्यु कारित करने के उपरांत किसी के शरीर से आभूषण हटाना भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्न किस धारा के अंतर्गत अपराध है? तो धारा 404 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्न धाराओं में से किसमें संपत्ति चुराने के प्रयत्न में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग दंडनीय है? तो धारा 356 में। भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्न धाराओं में से किसमें संपत्ति चुराने के प्रयत्न में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग दंडनीय है? तो धारा 356 में। ऑप्शन डी। अगला है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न धाराओं में से कौन सी धारा किशोरों के मामले में अधिकारिता से संबंधित है? तो धारा 27 है। देखिए डायरेक्ट धारा से कितने क्वेश्चन है। अगला है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न किस धारा में प्रथम सूचना रिपोर्ट की संविधिक परिभाषा दी गई है? तो एफआईआर को कहीं डिफाइन नहीं किया गया, तो ये कहीं परिभाषित नहीं है। ऑप्शन डी। अगला है, निम्नलिखित में से किस
एक देश में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने के लिए 26 अप्रैल 2016 को विधि बनाई गई? तो ये बांग्लादेश में, डी ऑप्शन। अगला है बंदी व्यक्ति के स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधित उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न किस धारा में दिए गए हैं? तो धारा 55 कै, ऑप्शन सी। अगला है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धाराओं में निम्नलिखित में से किस धारा में उच्च न्यायालय को अंतर्निहित शक्तियाँ बताई गई हैं? धारा 428, 457, 469, 484। स्टार बना हुआ है इस पर, इसका आंसर एक्यूरेट नहीं पता था। आप इस मतलब ये जो आंसर है ये आयोग की तरफ से जो आंसर की आई थी उससे लगाए हुए हैं फ्रेंड्स ये। अगला है बलात्संग पीड़िता का परिचय प्रकटन भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्न किस धारा में दंडनीय है? यह है धारा 228 ए। अगला है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न धाराओं में किस धारा में उच्च न्यायालय में किसी मुकदमे का विचारण किया जा सकता है? तो धारा 474 के अंतर्गत। अगला है मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1989 को लागू होने के बाद मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता पाने हेतु 125 धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का क्षेत्राधिकार है, तो प्रतिधारित कर दिया गया है, ये प्रतिधारित कर दिया गया, ऑप्शन ए। अगला है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न धाराओं में से किस धारा के अंतर्गत बताया गया है कि द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट विचारण कर सकता है? यह है धारा 354 में। अगला है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न धाराओं में से किस धारा के अंतर्गत बताया गया है कि द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट संक्षिप्त विचारण कर सकता है? यह है धारा 261, ऑप्शन बी। अगला है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में 1973 की धारा 190(2) के अंतर्गत द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट को निम्न में से कौन अपराधों का संज्ञान लेने के लिए अधिकृत कर सकता है? तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी। अगला है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 भा में वारंट केस परिभाषित किया गया है। यह एक ऐसा मामला है जिसमें अपराध मृत्यु, आजीवन कारावास या ऐसी सज़ा से दंडनीय है जो कि 2 वर्ष से अधिक ना हो, ऑप्शन बी। ये सारे क्वेश्चन आए थे 2016 में यूपी जज के एग्ज़ाम में। अगला है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न धाराओं में से कौन सी धारा किसी पुरुष पुलिस अधिकारी को महिला की गिरफ्तारी के समय उसके शरीर को छूने से मना करती है? यह है धारा 46(1) का परंतुक। अगला है जब कोई परिवाद मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया जाता है और मजिस्ट्रेट उस परिवाद को आगे बढ़ाते हुए परिवादी और गवाहों की परीक्षा प्रारंभ कर देता है, जब मजिस्ट्रेट का कार्य निम्न में से कौन सा होगा? तो वो होगा प्रच्छा यानी कि पूछताछ, ऑप्शन बी। अगला है 44 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन निम्न किस धारा में परिसीमा काल के प्रारंभ की तारीख को बताया गया है? यह है धारा 469 में। अगला है कोई तथ्य जब ना तो साबित किया गया है और ना साबित कहा जाएगा, तो ये कहा जाएगा साबित नहीं हुआ है, ऑप्शन बी। जब कोई तथ्य ना तो साबित हुआ है ना फिर ना साबित हुआ, उसको कहा जाएगा साबित नहीं हुआ। अगला है 46 के शास्य आसन द्वारा कै को मृत्युकारित करने के लिए हत्या के लिए विचारित है। यह तथ्य कि कै लोगों पर उनकी हत्या करने के आशय से आसन करने का अभ्यासी था, आंसर होगा विसंगत है ये, ऑप्शन बी। अगला है निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें जो सही है वो बताना था। स्टार बना हुआ है, इसका आंसर आयोग ने इसमें स्टार बनाया हुआ है, इसका आंसर 1 या 2 हो सकते हैं, फिर इसमें से कोई भी नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 के अधीन अग्रिम जमानत के लिए आवेदन निम्न अपराधों में से किसके लिए दिया जा सकता है? तो गैर जमानती अपराधों के लिए, ऑप्शन बी। अगला है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन रेस जेस्टी का सिद्धांत लागू होता है केवल दीवानी मामलों में, केवल फौजदारी मामलों में, तो आंसर होगा ये दोनों, ऑप्शन डी आंसर है। ए और बी दोनों, दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों में।
अगला है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन निम्न में से कौन सा साक्ष्य देने में सक्षम नहीं है? तो जड़, ऑप्शन डी। अगला है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्न धाराओं में से किस धारा को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 92 तथा अनुसूची सेकंड के द्वारा जोड़ा गया है? तो वह है, इसमें स्टार लगा हुआ है आपको, इसका आंसर भी आयोग ने इसमें से नहीं माना, 100 ज़्यादा इसका आंसर हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकता। अगला है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत विबंध के सिद्धांत में निम्न कौन अपवाद के रूप में सम्मिलित नहीं है? तो तथ्यों के प्रश्न, ऑप्शन सी। अगला है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन न्यायाधीश के प्रश्न पूछने व दस्तावेज या वस्तु न्यायालय में पेश करने की शक्ति को बताया गया है, धारा 165 में। अगला है साक्षी की पुनर्परीक्षा में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन, ऑप्शन बी, कोई नई बात नहीं उठाई जा सकती। पुनर्परीक्षा में कोई नई बात नहीं उठाई जा सकती। अगला है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन सूचक प्रश्न सामान्यतः पूछे जा सकते हैं, तो प्रति परीक्षा में, ऑप्शन ए। अगला है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन सुसंगत तथ्य इसमें से क्या है? तो विधिक रूप से सुसंगत होना चाहिए, ऑप्शन ए। अगला है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा इनमें से किस धारा में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की ग्राह्यता बताया गया है? तो धारा 65 ख में। अगला है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन विबंध की कौन किस्म सम्मिलित नहीं है इनमें से? तो वह है इच्छा द्वारा विबंध, ऑप्शन ए। अगला है मदर टेरेसा को पोप फ्रांसीसी द्वारा वेटिकन सिटी में संत घोषित किया गया 4 सितंबर 2016 को। अगला है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 112 में प्रावधान है धर्मजत्व की उपधारा का, ऑप्शन डी। अगला है व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 का आदेश 7 नियम 1 संबंधित है, यह वाद पत्र में अंतर्विष्ट की जाने वाली प्रविष्टियों से, ऑप्शन सी। अगला है जहां न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित हैं वहां वाद संस्थित करने का स्थान निर्धारित होगा, व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 18 के अनुसार, ऑप्शन डी। अगला है सही उत्तर आपको इंगित करना है इसमें से साक्ष्य विधि से लेस फोरी है, साक्ष्य विधि लेस फोरी, ऑप्शन बी। अगला है हर वाद उस निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संस्थगित किया जाएगा जो उसका विचारण करने में सक्षम है, यह प्रावधान संबंध रखता है, ऑप्शन सी, क्षेत्रीय अधिकारिता से और धन संबंधी अधिकारिता से, आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला है व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन न्यायालय पक्षकारों को वैकल्पिक विवाद समाधान के किसी तरीके से वैकल्पिक देने के लिए निर्देश दे सकता है, आदेश 10 नियम 1 क के अंतर्गत। अगला है व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 38 नियम 5 के अंतर्गत निर्णय के पूर्व कुर्की की जा सकती है, अचल संपत्ति की, चल संपत्ति की, ऑप्शन होगा सी और बी दोनों। अगला है व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन निम्नलिखित संपत्तियों में से किसकी डिक्री के निष्पादन में कुर्की नहीं की जा सकती? यह लेखा वहिया, ऑप्शन ए। अगला है व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 26 के अधीन प्रत्येक वाद पत्र में तथ्यों को सिद्ध होना चाहिए शपथ पत्र द्वारा, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ है। व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के निम्न किस आदेश एवं 7 नियम के तहत अचल संपत्ति की वापसी डिग्री संबंधी प्रावधान वर्णित है, स्टार लगा हुआ इस पर। अगला है पूर्व न्याय का सिद्धांत, यह है अज्ञापक, ऑप्शन ए। अगला है एक घोषणा पत्र वाद संस्थगित करता है कि वह सह का उत्तराधिकारी होने के नाते एक निश्चित भूमि का प्राधिकारी है, वाद खारिज कर दिया जाता है। पश्चातवर्ती वाद का दावा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किया गया, पश्चातवर्ती वाद वर्जित है, प्रलक्षित प्राण्याय के द्वारा, ऑप्शन ए। अगला है व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत औपचारिक रूप से समनस की तालीम के पश्चात कितने समय में लिखित कथन पेश करना बताया गया है? यह 30 दिन, ऑप्शन ए। अगला है व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत
निम्न किस प्रावधान में व्यादेश की अवज्ञा या भंग के परिणाम का वर्णन किया गया है? तो देखते हैं इसका आंसर। यह है आदेश 39 नियम 2 कै। अगला है व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत डिक्री को परिभाषित किया गया है, धारा 2(2) में। अगला है व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 5 नियम 9(3) के अनुसार प्रतिवादी पर समसन तामीली का खर्च निम्न में से किसको वहन करना होता है? ये करना होता है वादी को, ऑप्शन ए। अगला है व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के निम्न किन प्रावधानों के अंतर्गत किसी एक पक्षीय डिक्री को निरस्त किया जा सकता है? तो आदेश 9 नियम 13 के अंतर्गत, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन निम्न आदेशों में से कौन सा आदेश कमीशन जारी करने से संबंधित है? यह आदेश 26, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 की निम्न धाराओं में से किसमें विधिक प्रतिनिधि को समझाया गया है? तो धारा 2(1) में, ऑप्शन ए। अगला है व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 3 के अनुसार लघुवाद न्यायालय निम्न में से किसके अधीन है? तो केवल उच्च न्यायालय के, केवल जिला न्यायालय के। आंसर होगा डी, ए और बी दोनों के, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 5 सितंबर 2016 को किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? तो ये किया श्रीलंका को। अगला है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 49 के अंतर्गत अंतर्निहित बीमा लाभ को निम्न में से किस क्षति के विरुद्ध प्राप्त करने का अधिकारी है? तो ये है अग्नि से, ऑप्शन ए। अगला है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 36 निम्न किस सिद्धांत से संबंधित है? यह है प्रभाजन के सिद्धांत से, ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगला है संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 11 तभी लागू होगी जब संपत्ति में अंतरित हित पूर्ण होगा, पूर्ण अंतरित हो, ऑप्शन बी। अगला है व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 10 उस हालात में लागू नहीं होती है जबकि पूर्ववाद, ऑप्शन बी, किसी विदेशी न्यायालय में लंबित हो, ऑप्शन बी। अगला है लाल सागर पर सेतु का निर्माण करने के लिए किन 2 देशों ने 10 अप्रैल 2016 को एक करार किया है? तो सऊदी अरब और मिस्र। फ्रेंड्स, मैं आपको 2017 की करंट अफेयर की वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। करंट अफेयर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, यूपी के लिए तो खासकर बहुत ज़रूरी है। अगला है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 37 के अंतर्गत राजस्व प्रतिकर की प्राप्ति का अधिकार निम्न किस पर आधारित है? यह अंशदान के सिद्धांत पर, ऑप्शन ए। अगला है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अधीन विक्रय अंतरण होता है तो स्वामित्व का, ऑप्शन सी। अगला है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अधीन निम्न में से कौन अंतरण है? इसमें से ये है ऑप्शन सी, ऋण का अंतरण। अगला क्वेश्चन है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अधीन निम्न संपत्तियों में से किसको अंतरित किया जा सकता है? तो अनुयोज्य दावे को, ऑप्शन डी। अगला है ईरान में चाबहार को अंतर्राष्ट्रीय परिवहन कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के लिए समझौता संपन्न हुआ, यह भारत, अफगानिस्तान और ईरान के बीच, ऑप्शन बी। अगला है जयदयाल पौधदार बनाम हजारा बीबी का वाद संबंधित है दृश्यमान स्वामी से, ऑप्शन डी। अगला है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत पूर्वबंध का उपचार निम्न बंधकों में से किस में उपलब्ध है? तो सशर्त विक्रय बंधक, ऑप्शन ए। अगला है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत कै 5000 रुपये खे को इस शर्त पर अंतरित करता है कि वह घ और च की स्वीकृति पर विवाह करेगा। च की मृत्यु हो जाती है, ख ग और घ की सहमति से विवाह कर लेता है तो विवाह वैध होगा, ऑप्शन ए। अगला है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की निम्न धाराओं में से किस धारा में कहा गया कि यदि किसी मामले में विधि ने स्पष्टतः लिखित में नहीं मांगा है तो संपत्ति का अंतरण बिना लिखे किया जा सकता है? तो धारा 9 में, ऑप्शन डी। अगला है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अधीन आज़ाद व्यक्ति अपने फायदे के लिए किए गए अंतरण पर कब निहित हित अर्जित कर सकता है? तो यह है ऑप्शन ए, जन्म होने पर, ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन है, विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है तो 20 जून को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम का 35वां सदस्य बना? यह है भारत, ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, ये करंट अफेयर पुरानी है, 2016 की। मैंने आपको 2017 की करंट अफेयर की वीडियो बना दी है, आगे भी वीडियोस की मिल जाएंगी। ये भी क्वेश्चन में करंट अफेयर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को सदस्यता के अधिकारों के प्रयोग से निलंबित किया जा सकता है तो सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर साधारण सभा द्वारा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 के अंतर्गत लिखित अभिप्रेत है? अवश्यति लिखित से, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए सुरक्षा परिषद के निर्णयों को लागू करने के प्रयोजन से अपेक्षित कार्यवाही निम्न में से किसके द्वारा की जाएगी? तो ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों या उनमें से कुछ सदस्यों द्वारा, जैसे कि सुरक्षा परिषद निर्धारित करे, ऑप्शन ए। अगला है, डी जूरे बेली एक पेशिश पुस्तक के लेखक कौन है? तो ग्रेशियस, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का निम्नलिखित में से कौन सा अंग वैधानिक कार्यों का संपादन करता है? तो ये करता है महासभा। देखते हैं, ऑप्शन ए, महासभा। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद घरेलू अधिकारिता से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 2(7)। अगला है, चौथा भारत अफ्रीका हाइड्रोकार्बन सम्मेलन का आयोजन हुआ नई दिल्ली में, चौथे का हुआ ये नई दिल्ली में। अगला है, निम्न। फ्रेंड्स, करंट अफेयर पुरानी है, मैं आपसे फिर बोल रही हूँ, 2016 की करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर क्वेश्चन पर आप चाहे तो ध्यान मत दीजिएगा, बस लॉ के क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। अगला है, निम्न किस बात के लिए नेहरू लियाकत संधि भारत और पाकिस्तान के बीच 1950 पर हस्ताक्षरित की गई थी? तो अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता में प्रवेश दिया गया? ऑप्शन बी, सुरक्षा परिषद के अनुमोदन के उपरांत महासभा द्वारा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों के प्रवर्तन हेतु दायित्व निम्नलिखित किस प्राधिकारी पर सौंपा गया है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने पहला गिरफ्तारी वारंट जारी किया था 2005 में, ऑप्शन सी। अगला है, किन दो देशों ने 15 जून 2016 को सौर ऊर्जा और नैनो टेक्नोलॉजी पर 2 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी। अगला है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक नवीन सामाजिक सुरक्षा करार लागू हुआ 1 जनवरी 2016 को, ये भी पुरानी न्यूज़ है। नेक्स्ट भी 21 जनवरी 2016 को सहकारी संघवाद का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में, पुरानी न्यूज़ है ये भी। अगला है, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अधीन निम्न में से कौन वैध संविदा के लिए आवश्यक है? तो पक्षकारों के मस्तिष्क का मिलन, ऑप्शन ए। अगला है, निम्नलिखित नीचे लिखे गए सभी मद को इंगित कीजिए। बिना किसी प्रतिफल के सभी संविदा हो सकती है यदि करार लिखित और पंजीकृत हो, करार के पक्षकार निकट के संबंधी हो, करार नैसर्गिक प्रेम व स्नेह के कारण किया गया हो। आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला है, जैतापुर में 6 परमाणु रिएक्टर का निर्माण करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए? तो फ्रांस के साथ, पुरानी न्यूज़ है। अगला है, सूची मिलानी है आपको, आंसर होगा डी, प्रति प्रस्ताव। इसका होगा हाइड बनाम रेंज, भंग के लिए प्रतिकर, यह है AKAS जमाल बनाम मुल्ला दाऊद। आचरण द्वारा प्रतिग्रहण, यह है हिंदुस्तान कोऑपरेटिव इंश्योरेंस सोसाइटी। और वाणिज्यिक कठिनाई है गंगा शरण बनाम रामचरण रामगोपाल, ऑप्शन डी। अगला है, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अधीन कै को वचन देता है कि वह उस अभियोजन को जो उसके विरुद्ध कै ने लूट का न्यायालय में लगाया है रोक देगा और कै की ली गई चीज़ का मूल्य लौटा देने का वचन देता है। यह करार शून्य है, ऑप्शन सी। अगला है, एक अभिकर्ता संविदा करते समय अपने प्रमुख का नाम तथा पता नहीं बताता, किंतु द्विपक्ष को बाद में इसकी जानकारी हो जाती है। इस दशा में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर द्वितीय पक्ष वाद ला सकता है।
ऑप्शन सी अभिकर्ता या प्रमुख या दोनों के विरुद्ध। एक अभिकर्ता संविदा करते समय एक प्रमुख का नाम तथा पता नहीं बताता, किंतु द्वितीय पक्ष को बाद में इसकी जानकारी हो जाती है। इस दशा में किसी प्रकार भी त्रुटि होने पर द्वितीय पक्ष वाद ला सकता है, तो अभिकर्ता या प्रमुख या दोनों के विरुद्ध, ऑप्शन सी। अगला है भारतीय संविदा विधि में कंसेंसस एंड आइडेम। कंसेंसस एंड आइडेम का अर्थ क्या है? तो एक ही वस्तु के लिए एक ही अर्थ में सहमत होना, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अधीन यदि संविदा के दायित्व की प्रकृति में परिवर्तन हो जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? नवीनीय, ऑप्शन डी। अगला है निम्नलिखित वादों में से कौन सा वाद समदोष पेरी डेलिक्टो सिद्धांत से संबंधित है? ओकरमल बनाम बनवारी लाल, ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। अगला है संविदा के पालन हेतु युक्त समय क्या है? यह है एक इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, ऑप्शन ए। अगला है जब टेलीफोन पर संविदा की जाती है तो संविदा उस स्थान पर पूर्ण मानी जाएगी जहां स्वीकृति सुनी है। ऐसा किस वाद में अभी निर्धारित किया गया था? ये किया गया था भगवान दास बनाम गिरधारी लाल में। अगला क्वेश्चन है ख को 1 लाख रुपए उधार देता है। ख वचन देता है कि वह 1 वर्ष बाद 12% वार्षिक ब्याज दर पर उसे धन लौटाएगा। अनुबंध में यह प्रावधान है कि यदि राशि 6 माह के अंदर लौटाई जाती है तो ब्याज दर 10% वार्षिक होगी। यह अनुबंध निम्न में से कैसा होगा? तो वैध, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अधीन विधि द्वारा अपरिवर्तनीय करार शून्य होता है। निम्न में से कौन सा करार शून्य नहीं है? तो प्रतिड़न के अंतर्गत करार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जहां किसी करार के दोनों पक्षकार ऐसे तथ्यों की बात के बारे में जो कि करार के लिए आवश्यक है भूल का कारण हो, वह करार शून्य होगा, ऑप्शन बी। अगला है एक करार जो उसके पक्षकारों में से एक या अधिक के विकल्प पर तो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो, किंतु अन्य पक्षकार या पक्षकारों के विकल्प पर नहीं, वह शून्यकरण संविदा है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है संविदा भंग की दशा में प्रतिकर के निर्धारण के लिए सिद्धांत निम्नलिखित में से किस वाद में दिए गए हैं? तो हेडले बनाम वेक्सेंडले में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है किसी वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि जब राज्य संवैधानिक मूल्यों को छोड़कर भटकने लगे तो मूल्य कर्तव्यों को उपकरण बनाकर उस पर नियंत्रण करना चाहिए। ये कहा था एम्स स्टूडेंट यूनियन बनाम एम्स, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है अग्रनयन का नियम निम्न वाद में से अधिकारिता घोषित किया गया तो देवदासन बनाम भारत संघ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दोषहारी याचिका का सृजन किया गया है तो संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत। अगला है भारत के उच्चतम न्यायालय के अनुसार विभिन्न राज्यों का जाट समुदाय अनुच्छेद 16(4) के अधीन पिछड़ा वर्ग नहीं है। अगला है SR बम्बई बनाम भारत संघ के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार भारत का संविधान संघात्मक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के भंग होने पर संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जिस पर राष्ट्रपति की अनुमति अपेक्षित है ये व्यापक नहीं होता, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि प्रोन्नति में आरक्षण नहीं हो सकता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव कुमार गुप्ता बनाम भारत संघ 2016 का केस है। राज्य सेवा के लिए किसके आरक्षण से संबंधित है? तो अशक्त दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 163 के अधीन राज्यपाल की विवेक शक्ति को निम्न में से किस प्रकरण में न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन लिया गया है? यह बात था नवान रविया और बामन फेलिक्स बनाम उपसभापति, ऑप्शन सी। अगला है भारतीय संविधान के अंतर्गत हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना एक मौलिक कर्तव्य है, ऑप्शन बी। अगला है निम्न प्रकरणों में से किस प्रकरण में भारतीय दंड संहिता 1860 की धाराएं 499 तथा 500 को सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में संवैधानिक घोषित किया है? तो सुब्रमण्यम
स्वामी बनाम भारत संघ में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एकात्मक राज्य है जिसमें संघात्मक तत्व सहायक रूप से, ना कि संघात्मक राज्य है। इसमें एकात्मक तत्व सहायक है जा सकते हैं, यह प्रावधान है, यह कथन है प्रोफेसर के.वी. वेहरे का, ऑप्शन सी। आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता दल विभाजन की दशा में लागू नहीं होगी, यह उपबंध हटा दिया गया है तो संविधान के 91वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में जो हुआ है ये, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने हेतु संविधान के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत लाकर संकल्प पारित होना आवश्यक है, ऑप्शन सी। सदन में उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्यों द्वारा एवं सदन की कुल सदस्यता संख्या के बहुमत द्वारा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है यदि वह राष्ट्रहित में हो, ऑप्शन बी। अगला है, भारतीय संविधान के अंतर्गत हिंदी की देवनागरी लिपि भारत संघ की राजभाषा है, ऑप्शन बी। अगला है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र पर यह दायित्व निरूपित करता है कि वह सुनिश्चित करे कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चल रही है, अनुच्छेद 355। अगला क्वेश्चन है, केशव सिंह का मामला संबंधित है संसदीय विशेषाधिकार से, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न वादों में से किस वाद में न्यायालय ने अवधारित किया था कि संविधान में संशोधन संसद की विधायी शक्तियों का प्रयोग है, यह है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न संविधान संशोधन में से किस संशोधन द्वारा सिक्किम भारतीय राज्यों में सम्मिलित किया गया, यह था 36वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा विपरीत लिंगी व्यक्ति को तृतीय लिंगी के व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, यह है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकारी बनाम भारत संघ, ऑप्शन ए। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 150वां क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 338A निम्नलिखित में से किसकी स्थापना के संबंध में प्रावधान करता है, तो ये करता है अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की, ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन थे जो कि यूपी में 2016 में क्वेश्चन पूछे गए थे। वीडियो को प्लीज़ शेयर कर देना ताकि जो जज का एग्ज़ाम देने वाला है यूपी में उसको पता लगे किस टाइप के क्वेश्चन यूपी में पूछे जाते हैं। बाकी और यूपी से रिलेटेड वीडियो मैं आपको अपने चैनल के थ्रू प्रोवाइड करा दूँगी। वीडियो को शेयर करना, थैंक यू।